जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास नंबर 29 में जो है हम ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार हुआ था बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, वो आप लोगों को हम क्लास नंबर 28 और 29 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लास करा रखे हैं। पूरा इतिहास ख़त्म हुआ है उसका, क्लास नंबर 28 और 29 का। तो आज हम कराएंगे क्लास नंबर 30 क्लास है। आज हम कराने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो हुआ था, आज वो देखने वाले हैं। तो चलिए आज आज का क्लास नंबर यानी कि क्वेश्चन 1 को देखते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। अगला, वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 ईस्वी तक का विशेषता था। एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। एकाध्यक्ष व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक का था। अगला देख लेते हैं, औद्योगिक चरण था 1813 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक, जो कि मुक्त व्यापार काल का विशेषता था। मुक्त व्यापार का काल कहलाता था औद्योगिक चरण। वित्तीय पूंजीवाद क्या कहलाता था? ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल वित्तीय पूंजीवाद कहलाता था, जो कि 1860 से 1947 तक था। अगला देख लेते हैं, भारत में अंग्रेज की लूट की महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। फिर से देखते हैं, समझ नहीं आया तो भारत में जो है अंग्रेज की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों की लूटना स्टार्ट हो गई थी। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? 10 साला को नहीं अपनाया गया ब्रिटिश काल में। अगला, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला, भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, कलकत्ता के बीच। अगला देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश भूराज प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने। भारत में ब्रिटिश भूराज प्रणाली का जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। अगला, अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए भूराज व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूराज व्यवस्था। कृषकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूराज व्यवस्था। अगला देखते हैं, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तामारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम है इस्तामारी बंदोबस्त को शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में। अगला, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1993 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अगला, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले एवं बनारस। इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे अंग्रेजों द्वारा। अगला, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटिश को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला, क्या होता था? तो वो 18वीं सदी में जो था, इसको समझा देते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में जो वस्त्र का उद्योग था उसका पतन इसलिए हो गया था क्योंकि देखिए, ब्रिटिश लोगों के जो कपड़ा बेचते थे उस पर टैक्स नहीं था, बहुत कम था, और वहाँ के बंगाली जो कपड़ा या कुछ माल को इसी देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करते थे तो उस पर ज़्यादा टैक्स ब्रिटिश अंग्रेज़ों द्वारा लगाया जाता था, इसीलिए ये जो है माल तटकर हो गया, यानी कि पतन हो गया था 18वीं सदी में। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु ने नील दर्पण को लिखा। दर्पण ने नील कृषकों के दूरभाष पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। अगला, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अगला, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुए? लॉर्ड मेयो के समय में जो है प्रथम जनगणना हुए थे। ये अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुए थे भारत में, लॉर्ड मेयो के समय में। अगला, सर टॉमस मुंडो किस भूराष्ट्र बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुंडो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुंडो। अगला, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और थाने के बीच जो है 1853 में रेलगाड़ी को बना करके चलाया गया था, बम्बई और थाने के बीच में। अगला, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। फिर से देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगन या भूराष्ट्र का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89% जो है अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगन या भूराष्ट्र का देना होता था। 86% अस्थायी बंदोबस्त के तहत 89% अस्थायी बंदोबस्त के तहत। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है मद्रास प्रेसिडेंट और बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग इसमें शामिल है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जिन क्षेत्रों पर लागू की गई उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन कौन क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंट पर, बम्बई प्रेसिडेंसी पर और पूर्वी बंगाल पर, असम और कुर्ग पर क्या किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था इन क्षेत्रों पर लागू किया गया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 27 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तन। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन वर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है, मार्टिन वर्ड को। अगला,
समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाए गए भूराष्ट्र व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूराष्ट्र पर अपनाए गए थी। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भूराष्ट्र व्यवस्था थी। सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भूराष्ट्र व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 51% भूमि पर था। अगला, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अगला, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में चलाया गया प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1853 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। किसका उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। अगला, क्वेश्चन नंबर 33, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या कहलाता था? जागीरदारी प्रणाली। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि कहलाता था जागीरदारी भूमि प्रणाली। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि कहलाता था जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि कहलाता था रैयतवाड़ी प्रणाली। सॉरी, ये रैयतवाड़ी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा जमींदारी प्रणाली। इसमें जो है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि कहलाता था जमींदारी प्रणाली। अगला देखते हैं, उपकिराएदारी यहाँ पे लिखा है, अच्छा से आप लोगों को सुनना है। उपकिराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्यक्ष किसान को आवंटित भूमि कहलाता था रैयतवाड़ी प्रणाली। लास्ट, ग्राम्य स्तर पर की गई भूराष्ट्र बंदोबस्त कहलाता था महलवाड़ी। ग्राम स्तर पर कही गई महलवाड़ी प्रणाली, ग्राम स्तर पर महलवाड़ी प्रणाली। और एक देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 का चार्ट एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था 1833 का चार्ट एक्ट द्वारा। अगला, अस्थाई बंदोबस्त 1783।
अस्थाई बंदोबस्त 1793। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला, ब्रिटिश भूराज व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसमें हो जाएगा, देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किए, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भूराजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया, इसीलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाया। ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला, अस्थाई बंदोबस्त का संबंधित व्यक्ति है। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस चार्ट ग्रांट जॉन सेरा कहलाता है। अस्थाई बंदोबस्त क्या क्या कहलाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है कर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट या जॉन सौर कहलाता है। अस्थाई बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कहलाता है? कैप्टन रीड या टॉमस मुंडो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? किस व्यक्ति से? अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो कर्नवालिस से संबंधित है। यह चार्ल्स ग्रांट जॉन सोरा से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है कैप्टन रीड टॉमस मुंडो एलिफिंटनस से संबंधित है। एलिफिंटनस टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड से संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित है होल्ट मैकेजी या मार्टिन वर्ग से संबंधित है महलवाड़ी व्यवस्था। अगला, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों पर लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों और मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। इसमें जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। गंगा घाटी पर, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों में और मध्य भारत के कुछ भाग में, मराठों के अधिकृत प्रदेश में और पंजाब में भी जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला देख लेते हैं। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित हुआ। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक पारित हुआ 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1879 में। 1879 में दक्कन काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक पारित हुआ 1883 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक पारित हुआ 1883 में। अगला देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्रत्यक्ष आंग्ल का विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई 1835 ईस्वी में। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। आधुनिक भारत के शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का मध्य को लेकर प्रसार आंग्ल विवाद जो उठी थी, ये मैकाले के प्रपत्र 1835 ईस्वी में इसको जो है स्वीकार किया। भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था 1835 में, अंग्रेजी। अगला देख लेते हैं। अभी बस बहुत कम बचा है तो अच्छा से आप लोगों को देखना है। अगला है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र 1854 को। अगला,
किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोलिंस में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कैंसिल में प्रस्तुत किया, जिस प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करे, तो इसमें हो जाएगा हट्रोग समिति शिक्षा से संबंधित है। हट्रोग समिति और लिंडसे आयोग और सुप्र समिति साजेंट योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। साजेंट योजना शिक्षा से संबंधित है। सप्रू समिति शिक्षा से संबंधित है। हार्ट्रोक समिति शिक्षा से संबंधित है। लिंडसेस आयोग शिक्षा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, आप लोगों को अब अच्छा से बताते हैं। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इन वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचाए? अमोघमुखी नित्यानंद सिद्धांत का ऐसा उद्देश्य था, ऐसा सिद्धांत था। अगला देख लेते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो की पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। अगला, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना और अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। उपयुक्त में से सभी। अगला, भारत में औद्योगिकरण यह प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। अगला, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। अगला, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई, विलियम बेंटिंक ने ऐसा कहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला, बेपिट्स मिशनरियों की मूर्तियाँ त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन या विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड के श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। इतना का बस यही बनता है कि श्रीरामपुर कहाँ पे स्थित है? श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। बस आपको इतना याद रखना है, श्रीरामपुर बंगाल में स्थित है। अगला, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योग के उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना और आंतरिक विद्रोह और बृहद आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन होना भारत में रेलवे के निर्माण के बस यही कारण थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स ने। अगला, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी रीसरा में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी रीसरा में। अगला,
पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। अगला, बिखरे हुए स्वस्थ गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हर्ष हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने ऐसा कहा। अगला, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? आर.सी. दत्त का। आर.सी. दत्त का ऐसा कहना था कि राजा जब हम लोगों से कर लेते हैं तो वो मतलब अपने गांव में ही खर्चा करते थे, और वहाँ के फिर जो बाद में ब्रिटिश लोग का शासन आया तो वो लोग जब उससे कर या कुछ लेते थे तो रुपया सब तो खजाना सब तो उसको नहीं दे करके वो ब्रिटेन चला जाता था। तो यही बात का आर.सी. दत्त ने चर्चा किया है यहाँ पे। अगला, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलीवान की उक्ति है। ऐसा कहा था जॉन सुलीवान ने। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी के समय में गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 के समय में गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलिगन। मैकडोनल आयोग 1900 में था गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943 से 1944 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। अगला, 20वीं सदी के पूर्व दर्द में देश का भीषतम अकाल 20वीं सदी में पूर्वद में देश का भीषतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? बंगाल में जो है 20वीं सदी में 1942 से 1943 ईस्वी के बीच में जो है अकाल पड़ा था, भीषतम अकाल जिसको कहते हैं, बहुत ही बड़ा अकाल। अगला, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? फिर से, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला और लोह और इस्पात, ये तो होगा ही नहीं। सूती कपड़ा, जूट, कोयला, लोह, इस्पात, सूती कपड़ा, जूट, कोयला, लोह, इस्पात, सूती कपड़ा। अगला, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया? 1883 ईस्वी में भारत सरकार ने अकाल संहिता पारित किया था 1883 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं, बस अब कम ही बचा है तो अच्छा से देखना है आप लोगों को। अगला देखते हैं, भारत में विकेंद्रीयकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। अगला, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट आरंभ हुआ 1925 में। अगला, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। अगला,
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। अगला, भारत में इस्पात का उद्योग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 ईस्वी में। अगला, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। अगला, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास कार्य को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों की अनिष्ट से संज्ञा दी, धन के निकास को। अगला, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्यक्ष क्षेत्र में टकराते हैं। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगला, भारतीय अर्थवादी में शामिल है दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और एम.जी. रानाडे। साथ में है डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह जो है, ये सभी भारतीय अर्थविदों में शामिल है। अगला, सर थॉमस हॉलैंड के सर थॉमस हॉलैंड के सभापति में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अगला, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 ईस्वी में। अगला, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया गया था? दादा भाई नौरोजी को उपनिवेश। फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछवाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? मुक्त व्यापार नीति भारतीयों के शोषण के लिए नहीं अपनाया गया था, मुक्त व्यापार नीति। अगला, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो इसको परिभाषित करता है इस पुस्तक को कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटिश को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला, भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेल भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेल की संगठित थी? तो इसमें तीनों होगा, देख लेते हैं।
लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। साथ में और एक भारत के 12 हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो 1 2 3 सही है। अगला, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारित किया जाता था। सही है, 1 2 3 दोनों सही है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में। अगला, वेलसली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। वेलसली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो हुआ था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय के व्यापार को एकाधिकार खो दिया 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। तो दोस्तों, इसमें बहुत तकलीफ हुआ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो पक्का यकीन कीजिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ये आप लोगों का क्लास नंबर 30 होता है, यहीं पे ख़त्म। क्लास नंबर 31 में जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से हम कराएंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ था, वो क्लास नंबर 31 में आप लोगों का होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।